हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर का या ऑनलाइन स्टडी पोर्टल, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 जो कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स भाग 2 का जो फर्स्ट वाला मैटर है, जहां आप देखेंगे यहाँ पे प्रकाश। इसमें क्या देखेंगे आप लोग? प्रकाश देखेंगे। प्रकाश को आज हम कवर करेंगे काफ़ी अच्छा तरीका से, ठीक ना। सबसे पहले मैं बता दूं, पूरी वीडियो आप देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। साथ में उतना ही आपसे और भी अनुरोध करेंगे कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए पूरे बढ़िया तरीक़ा से आपको दिखाएंगे। आज वीडियो बहुत लंबी होगी और वीडियो को मैं बता दूं 2 पार्ट में बनाऊंगा, जो ये आपका पूरे पार्ट वाला वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम प्रकाश पढ़ेंगे तो प्रकाश की देखेंगे हम लोग क्या परिभाषा, क्या देखेंगे? परिभाषा। सबसे पहले आप लोग प्रकाश को देखेंगे तो आपको अनुभव होगा प्रकाश होता क्या है या प्रकाश क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य। लेकिन यह किसी भी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। होता तो अदृश्य है लेकिन देखने में मदद करता है। इसके कुछ प्रकृति हैं, इसके कुछ नेचर हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे तो आपको खुदा मालूम चल जाएगा कि जो प्रकाश होता है तो होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं आपको बता दूं, इसका डिफिनीशन देखेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। किसको? तो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान दोस्तों क्या होता है? दृष्टि मतलब देखने की, ज्ञान मतलब क्षमता, ठीक ना। जो देखने की क्षमता है उसी को प्रकाश क्या करता है? उत्साहित करता है या मदद करता है, या किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद पहुंचाता है। अब देखेंगे प्रकाश के कुछ प्रकृति हैं, सबको आप लोग बारीकी से देखते चलिएगा। प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश की किरणों से विटामिन डी मिलती है। सूर्य के प्रकाश किरणों से हमें किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आप इसको देखेंगे नहीं। अगला देखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल की बात कर लिया जाए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो प्रकाश की चाल अगर देखेंगे दोस्तों तो निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो होती है वो प्रकाश की चाल होती है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल में, वाटर की बात बोल लिया जाए तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखेंगे 3 नंबर पॉइंट आपको बताएंगे कि प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ होती हैं या अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक ना। ये मैटर जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य वाला बात करेंगे तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य वाला जो मैटर है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा हुआ था कि प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ होती हैं कि अनुदैर्घ्य होती हैं। तो आपको बता दूं जो प्रकाश किरणें होती हैं वो दोस्तों क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अगर आपको इससे भूल भी जा रहे हैं तो आपको बता दूं, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है और जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ होता है। याद करने का तरीका देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं ध्वनि को लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ अनुदैर्घ्य, क्या लिखूँ? अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। यहाँ पर देखिए आधा ध यहाँ पे है, आधा ध यहाँ पे है, तो आप इसे याद करिए। ट्रिक तो एक आपको दे सकता हूँ और तो कुछ नहीं दे सकता ना। यहाँ पे प्र देखिए, प्र है और यहाँ पर भी देखिए प्रकाश में प्र है, ठीक ना। तो प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। इस भी पॉइंट को आप लोग समझते रहिए और देखते रहिए। आगे देखते हैं 3 नंबर के बाद 4 नंबर आता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। अब परावर्तन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो आप आगे आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। आगे देखेंगे प्रकाश का ध्रुवण होता है, सारी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण सारी क्रियाएं किसमें होती है दोस्तों? प्रकाश में होती है। सारे पॉइंट को आप याद करेंगे। ये पॉइंट आपके प्रकाश की प्रकृति में आता है जो आपके चैप्टर से रिलेशनशिप में है। आगे देखेंगे 5 नंबर पॉइंट। अगर प्रकाश के बारे में आगे भी कुछ बताने का कोशिश आपको करें तो प्रकाश जो होता है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो प्रकाश होती है, प्रकाश किरणें, वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सारी चीज़ को आप लोग देखिएगा। प्रकाश में आगे देखेंगे 6 नंबर में देखेंगे जो प्रकाश किरणों का जो आप लोग तरंगदैर्घ्य देखेंगे
इसका तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर वेवलेंथ जिसको बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक भी पूछता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ठीक है, प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम को इस सिंबल से दर्शाते हैं। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। और आपको मैं यहीं पे बता दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर। 10 के पावर 10 मीटर होता है। और इसके बाद तरंगदैर्घ्य का मात्रक आप देखिएगा यहीं पे, तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक वो होता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम। वही होता है क्या? एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इतना पॉइंट को अगर आप देखे होंगे तो मुझे अब आशा है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अब आप जान चुके होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात किसी वस्तु को देखने में मदद पहुंचाती है। यह निर्वात में भी चल सकती है, जल में चल सकती है। इसका व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक ना? सारे पॉइंट को आप लोग देखिए और इससे आप लोग इसको देखकर अब अनुभव है कि आप इतना चीज़ को तो कवर ही कर लिए होंगे, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है। जैसा मैं आपको बता दूं, आगे मैं जो भी कुछ देख रहा हूं आपको आगे वाले पॉइंट में आपको बताना है। आपके बुक में अगर आप ये अगली हेडिंग देखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। पूरे ध्यान से आप देखते चले जाइए। वीडियो लंबी जरूर होगी, 2 पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। पूरे चैप्टर को 2 भाग में 50-50 में हम डिवाइड करेंगे। कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पे बताएंगे आगे प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका हम लोग डिफिनीशन सबसे पहले देख लें। डिफिनीशन अगर जानकारी रहेगा तब हम जान जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में ध्वनि का परावर्तन पढ़े, ठीक ना? ध्वनि किसी भी तल से टकरा कर और वापस आ जाती थी, या ध्वनि का बार बार गूंजना ही उसका परावर्तन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश किसी भी तल से टकराएगी और टकराने के बाद वापस आ जाएगी, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि कौन से तल से टकराएगी तो वापस आएगी, कौन से तल से टकराएगी तो वापस नहीं आएगी। तो सबसे पहले प्रकाश परावर्तन देखेंगे। और प्रकाश परावर्तन में दोस्तों आपको बता दूं, एक चमकदार तल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, यह चमकदार तल है। और मान लीजिए जो मैं मार्कर लिया हूँ, यह क्या है? एक टार्च है। और टार्च को मैं ऑन करके अगर यह चमकदार तल है, यहाँ पर मैं ऐसे इस पर फोकस कराऊंगा, तो फोकस कराने पर दोस्तों इससे प्रकाश किरणें टकरा कर वापस आ जाती हैं। इससे टकरा कर वापस आएगी, और जब इसे टकरा कर वापस आएगी तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखेंगे इसको भाषा में विज्ञान की किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार, समझिएगा 2 शब्द आएगा दोस्तों, एक चमकदार और एक होगा अगला आपका पालिशदार। तो जब प्रकाश की किरण हम किसी चमकदार या पालिशदार तल पर डालते हैं तो वह प्रकाश किरण उस चमकदार या पालिशदार तल पर पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसका उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, ठीक ना? उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, मैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक तल लिया, और जो आप तल देख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक जो मैंने तल लिया, और तल में यहाँ पे एक चमकदार तल है। चमकदार तल अगर मान लीजिए जो भी जहाँ भी रहेगा, चमकदार तल कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मान लीजिए कि कोई एक ग्लास है, और ग्लास के पीछे मैंने क्या कर दिया है? कलई। क्या कर दिया है दोस्तों? कलई। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ चमकदार तल। क्या है? तो चमकदार तल है। और चमकदार तल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इस पर ये चमकदार तल है अर्थात शीशा है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं, सबके घरों में शीशा होगा। और आप शीशे पर जाकर टार्च को ऑन करिए, देखिए उस पर टार्च पड़ने के बाद प्रकाश किरणें वापस आ जाती हैं। आएंगी कि नहीं आएंगी? सिंपल बात है, सब ऐसा तो क्रियाकलाप वाला काम कर ही सकता है, ठीक ना? तो आपके शीशे पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो पड़ने के बाद, टकराने के बाद पुनः वो वापस चली आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए मैंने एक शीशा लिया, एक चमकदार तल लिया, ठीक ना, चमकदार तल, और इस पर मैंने प्रकाश किरणों को डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रकाश किरणों को ऐसे यहाँ पे डाल दिया। तो जब प्रकाश किरणें यहाँ पे डालेंगे तो जहाँ पर प्रकाश किरणें यहाँ पे पड़ेगी, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम आपतन बिंदु। और जहाँ पे प्रकाश किरणें टकराएगी दोस्तों, वहीं पे आप गिरा दीजिएगा एक अभिलंब। क्या गिरा दीजिएगा? एक अभिलंब गिरा दीजिएगा।
और मैं बता दूं, जितना अंश पर ये प्रकाश किरणें पड़ेगी और इसे आप डालिएगा, उतने ही यहाँ पे पढ़ने के बाद ये प्रकाश किरणें इस माध्यम में चली जाएगी और एक कोण बनेंगे। एक कोण का मान होगा I और इस कोण का मान होगा R, और ये वाला कोण, इसके इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, जो आ रही है प्रकाश किरण, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। सबको आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगा। कि नहीं, इसको जो आने वाली प्रकाश किरण है इसको बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण, और टकरा के जाने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं दोस्तों आपतन बिंदु। इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, और इसको दोस्तों बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले पुनः एक बार मैं आपको रिवीजन के तौर पर पुनः आपको क्लियर कराऊं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश परावर्तन के कितने नियम दोस्तों, 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम। इसके कितने नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के, तो प्रकाश परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं। काफ़ी बार प्रश्न बनता है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक ना। और आपको बता दूं, जो भी बच्चे देखा होगा, जो इस बार का सरकारी सेट था क्लास 12 का, उसमें प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या करने के लिए दिया था, परिभाषा नहीं पूछा था। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के दोनों नियम को बारीकी से देखते हैं। पहला नियम देखिएगा क्या कहता है, और दूसरा का नियम देखिएगा क्या कहता है, ठीक है। पहला नियम दोस्तों आप जब पढ़िएगा अपने बुक में तो आपको यही नियम मिलेगा कि आपतित किरण दोस्तों मतलब ए वाली किरण जो आ रही है किरण, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण जो जा रही है किरण, ठीक ना। देखिए, आपतित किरण मतलब जो आ रही है, परावर्तित किरण मतलब जो जा रही है, और आपतन बिंदु पर ये वाला अभिलंब मतलब दोस्तों ये बीच वाला। अब देखिए, ये आपतित किरण, ये रहा मेरा आपतित किरण, और ये रहा मेरा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों का तल एक होता है। अब देखिए, तीनों का तल एक है कि नहीं है, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं, इसी को बोलता है तीनों का तल एक होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तल एक होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा का नियम आपको क्या कहता है, दूसरा का नियम ये कहता है कि आपतन कोण को कोण I से दर्शाते हैं, और बराबर परावर्तन कोण I बराबर के कोण R। दूसरा का नियम क्या कहता है दोस्तों, कोण I बराबर के कोण R, अर्थात आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। जो ये वाला कोण होगा वो बराबर होगा इस वाले कोण के। तो आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के, और इसको लिखते हैं दोस्तों कोण I बराबर के कोण R। कोण I बराबर के कोण R, यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरणें जब किसी चमकदार या पालिशदार तल पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तल एक होता है। दूसरा का नियम, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के, कोण I बराबर कोण के कोण R, ठीक है। कोण I इक्वल टू कोण R। ये बात को आप ध्यान देंगे, इस बात को आप लोग समझेंगे और देखेंगे। अगला मैं देख रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपके बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं बाहर से आपको बताऊँ, या इसमें कुछ बताने की भी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक ना। तो आप देखिएगा, जो आप अगला वाला आपका टॉपिक है, अगला आपका पॉइंट है, आगे आपके बुक में दिया है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगला मेरा पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले प्रतिबिंब की बात करेंगे। देखिए, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और वीडियो शूट करने में सबसे पहले आप देखिए, अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो मैं वीडियो जहाँ पे शूट कर रहा हूँ इसके आगे कुछ लाइटें हैं, और लाइट की जो प्रकाश किरणें हैं वो मेरे पे पड़ रही हैं, ठीक ना। आप मान लीजिए इसी को देखिए, और यहाँ पर देखिए मेरे प्रकाश किरणें जो इस लाइट आकर मेरे इस
जो हथेली है इस हथेली पर पड़ रही है और इसका प्रतिबिंब आप देखिए, इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मोड़ा आपको अनुभव तो ही करेगा, बन रहा है, तो इसका आप अनुभव कर सकते हैं। यही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। लेकिन इसको विज्ञान की भाषा में कैसे कहेंगे? प्रतिबिंब को आप लोग अगर देखेंगे तो छवि कहते हैं, छवि कहते हैं। इसी को फोटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटो कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक ना। सारी चीज़ें एक ही चीज़ का भाग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले आप लोग देखो, अनुभव कीजिए। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति का चित्र है, देखिए कोई एक व्यक्ति है जिसका एक चित्र है और इस पर जब ऐसे प्रकाश की किरणों को डालेंगे, कोई भी टार्च इसके सामने ऐसे ऑन करके ऐसे प्रकाश की किरणों को डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब है वह यहाँ पर बना, तो इसी को तो बोलेंगे प्रतिबिंब, इसी को तो इसका प्रतिबिंब बोलेंगे, इसी को तो इसका प्रतिबिंब बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी भी बिंदु प्रकाश से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु प्रकाश मतलब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे बिंदु पर मिले, ठीक ना। किसी भी बिंदु प्रकाश से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का दोस्तों प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, समझिएगा। किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अगर ऐसे आप लोग समझो, अगर इसको मैं मिटा दूँ, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अगर विज्ञान की भाषा में ऐसे समझने का प्रयास करिए तो किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिले, किसी भी बिंदु ए है और ये बिंदु बी है दोस्तों, तो बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु बी पर मिल रही हों तो इस बिंदु बी को पहले बिंदु ए का प्रतिबिंब कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें कहीं टकराएगी, देखिएगा ये मेरा वस्तु है, यहाँ पे प्रकाश किरणें पड़ रही है और यहाँ पे पड़ने के बाद यहाँ पे टकरा रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? यहाँ बनना है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सबसे पहले आप प्रतिबिंब के प्रकार देखेंगे तो प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं कितने? दो। कितने होते हैं? दो। पहला आपका प्रतिबिंब का प्रकार मिलेगा तो आप पढ़िएगा, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक दूसर का होता है उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, आप उसको यहीं पे पता कर लीजिए, वह बनता है उल्टा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वह बनता है कैसा? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। आपको मैं बता दूं कि जितने भी पॉइंट होंगे, दर्पण का जितना भी भाग होगा, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की सारी स्थितियां मैं आपको बताऊंगा। VU/VF में क्या संबंध होता है, सब चीज़ बताऊंगा। कहाँ पे प्लस रखते हैं, कहाँ पे माइनस रखते हैं, सारी चीज़ों को कवर कराऊंगा। आप इसको ध्यान से देखिए। अब देखिएगा, मैं आपको फिर से डिफिनीशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें, सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यदि वास्तव में मिलती हैं तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों उल्टा बनता है, इसलिए इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा बनता है, इस कारण इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों सीधा बनता है, इस कारण इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को डॉट रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। जब मैं आपको प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सिखाऊंगा तो वहाँ पे बात आएगी वास्तविक और आभासी वाला, और आप वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे इस बात को कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक ना। तो इतने चीज़ को आप लोगों ने देखा और जाना, और इसमें आप लोग को अब भी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैं देख रहा हूँ आपके पहले भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपके बुक के अनुसार चलेगी, कुछ भी मैं आगे पीछे जाने का प्रयास नहीं करूँगा। और मैं जैसा देख रहा हूँ कि इस समय आपके बुक में अगला मेरा टॉपिक है जो कि दिया है कि गोली दर्पण, ठीक ना। गोली दर्पण क्या होते हैं, सबसे पहले आपको दिखा दूँ, बता दूँ। गोली दर्पण, गोली दर्पण, यहाँ पे आपको मैं दूसरे भाग में ले जाना चाह रहा हूँ। तो मेरा भाग क्या रहेगा और मेरी बातें क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो गोली दर्पण वाला मैटर है। गोली दर्पण में सबसे पहले आप लोग बस इतना जानिए कि दर्पण, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं गोली शब्द हटा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। मैं केवल यहाँ पे आपको दर्पण बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? दर्पण।
दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण, क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका गोलीय दर्पण और दूसरा का होता है आपका समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। आप इसको देखने का प्रयास करिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस भाग को आप जान पाएंगे तभी कर पाएंगे। बहुत लड़के यहीं पे गलती करते हैं और इस बात को नहीं जान पाते हैं। तो नहीं जान पाने के कारण इस गलतियाँ आती है, जो गलती आप न दोहराइएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। अब इसमें बराबर भागों में बांटिएगा दोस्तों, तब आपको मिलेगा गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जो होता है आपका एक अवतल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण, और दूसरा का होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है, भाग होते हैं गोलीय दर्पण के, ठीक ना। और लोग यही गलती कर देता है, बहुत सारी बुक में भी ऐसा घुमा कर दे देता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक ना। तो मैटर लड़का यहीं पे गलती करता है, जो कि आप गलती आप दोबारा न करिएगा। दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और आपको समतल दर्पण तो नहीं पढ़ना है यहाँ पे, आपको केवल टू केवल दोस्तों पढ़ना है गोलीय दर्पण, ठीक ना। तो इस बात को मैं मिटा रहा हूँ और आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे। और आगे अब देखते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देखेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो डिफिनीशन मैं तो लिख तो नहीं रहा, ठीक ना, लिखने में थोड़ा दिक्कत है, ठीक ना। तो इसलिए मैं आपको सारी डिफिनीशन है, सारी डिफिनीशन को मैं आसान से आसान तरीका में भाषा में बताने का आपको प्रयास तो कर ही रहे हैं, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक ना। गोलीय दर्पण का किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर कलाई करते हैं, ठीक ना। जिसके एक तल पर क्या करते हैं, कलाई करते हैं। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो किसी कांच के, यहाँ पे मैं लिख दूं, आप थोड़ा मोड़ा समझिए इस बात को। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, खोखले, ठीक ना। खोखले मतलब अंदर का कुछ न रहेगा, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, जिसके एक तल पर कलाई करते हैं, कलाई करते हैं, एक तल पर, ठीक है, एक तल पर कलाई करते हैं। दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मैं एक कांच का खोखला गोला ले रहा हूँ, ठीक ना। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, बस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे और भी देखिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यही मेरी मजदूरी है, मजदूरी जिसको बोलते हैं, यही मेरा सब कुछ है, ठीक ना। तो आपसे उतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप रिक्वेस्ट को समझेंगे और जानेंगे और मन से आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा इस बात को। सबसे पहले मैं एक गोला कांच का एक भाग ले लिया। मान लीजिए यह गोल एक कांच है और बीच में क्या है दोस्तों, ये खोखला है। क्या है, खोखला है। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे आपको समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए कांच है और कांच को मैं बराबर हिस्सा में दोस्तों काट दिया, समझिए बात को। ये आप देख रहे होंगे, ये बात को आपको देखने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। एक मैंने कांच का खोखला गोला लिया, खोखले गोले को दो बराबर भागों में डिवाइड करा दिया, और डिवाइड कराने के बाद दोस्तों आप अनुभव कर ही सकते हो, जब मैं काट दिया तो ये भाग अलग हो गया होगा, ये भाग अलग हो गया होगा, जिसको मैं यहाँ पे इसको ऐसे और इसको यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना लिया, ठीक ना। दोनों को अगर ज्वाइंट कराऊंगा तो यही भाग बनेगा कि नहीं बनेगा। और जिसके एक तल पर क्या करेंगे दोस्तों, कलाई। अब बात कलाई की आती है। कलाई क्या होता है, सबसे पहले देखो, कितने लोग कहेंगे कितना धीरे धीरे आप चल रहे हो। धीरे धीरे ही चलना सबसे अच्छा होता है, ठीक ना। जो तेज चलता है शायद वह फिसल के गिर भी जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आपको धीरे धीरे चलना है, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, प्रॉमिस तो कर रहा हूँ ना, कि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा होगा कि जो छूट जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा तभी तो आपको क्लियर होगा ना। इस सब थोड़े नहीं है कि वीडियो को बिना देखे आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक ना। धीरे धीरे चलेंगे भाई। देखो, कुछ लोग तेज भी लड़के होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर भी होते हैं। तेज को पढ़ाना आसान चीज़ है, कमज़ोर को पढ़ाना आसान चीज़ नहीं है। तो कमज़ोर वाले भी साथ में चलें, ठीक ना। तो उसके लिए भाई अब थोड़ा मोड़ा हम आपसे रिक्वेस्ट ये बात का जरूर करेंगे कि थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं, ठीक ना। आप वीडियो में आप लोग उसका प्रोफेशनल डाटा को बढ़ा कर देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो भी कुछ है आप लोग इसको देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नहीं बहुत कमेंट आते हैं, जो ऐसे कमेंट होते हैं कि धीरे धीरे मत चलिए, थोड़ा तेज़ चलिए। तो भाई देखो, तेज़ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ना समझ में आए
इसलिए सबको भी तो देखना है भाई। आगे का रेस वाला लड़का को तो हम लेकर आगे बढ़ जाएंगे, जो पीछे में रेस में है तो उसको भी तो साथ में ले चले, मेरी नैतिकता और मेरा धर्म है, ठीक ना। तो आगे देखिएगा, एक कांच का खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले को मैंने 2 बराबर भागों में दोस्तों काट लिया, और यही होता है गोली दर्पण। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर कलाई करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लिया, इतनी बात जान गए होंगे। अब देखिए जिसके एक तल पर क्या करेंगे, कलाई। कलाई को दोस्तों ऐसे ऐसे दर्शा देते हैं, ऐसे ऐसे जहाँ भी मिलेगा समझ जाएगा कि कलाई है। अब आपके अंदर भाव होगा कि किधर कलाई करते हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो समझिए कि हर स्थिति में अपने आगे की तरफ क्या किया जाता है, कलाई। क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से तो डालेंगे, प्रकाश की किरण इधर से तो डालेंगे, बताइए मेरी बात को, प्रकाश की किरण इधर से तो डालेंगे, इस कारण तो मैं कलाई आगे की तरफ किया। समझ में आया ना बात, ठीक ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्रकाश किरणें किधर से डालते हैं, तो सदैव बाईं तरफ से डालते हैं दोस्तों। किधर से डालते हैं, सदैव बाईं तरफ से डालते हैं। अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत लोगों के लिए दिक्कत होगा। कलाई क्या होती है, तो कलाई को पेंट कहते हैं, पेंट करना, या इसी को कहते हैं लेप करना या लेप चढ़ाना। किसका कलाई होता है ये भी बात पूछता है, ठीक ना। तो किस चीज़ का कलाई होता है बात को पूछता है, बहुत बार इस बात को पूछा भी है। कलाई जो होता है वो लाल ऑक्साइड का होता है। किस चीज़ का होता है दोस्तों, लाल ऑक्साइड का होता है, या जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, AgNO3 बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना। कलाई किस चीज़ का किया जाता है, तो लाल ऑक्साइड का या AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं। अब आगे देखेंगे। अब देखिए ये दर्पण को मैंने काट लिया, कांच के गोले को, और कांच के गोले को काटने के बाद इस पर मैंने कलाई कर दिया दोनों पर। और देखिए गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। क्या होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अब देखिएगा प्रकाश किरणें सदैव किस तरफ से डालते हैं, तो ऐसे मान लीजिए मुख्य अक्ष है। अब बताऊंगा मैं कि आपको मुख्य अक्ष क्या होता है, इसका द्वारक क्या होता है, इसको M1 और इसको M2 के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। यहाँ पर भी M1 मानेंगे, यहाँ पर भी M2 मानेंगे, क्या होते हैं सारे पॉइंट को अभी देखेंगे, ठीक ना, बारीकी से देखेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देख लें किसको उत्तल बोलते हैं, किसको अवतल बोलते हैं। इस बात को देखिएगा, प्रकाश किरणें सदैव इस तरफ से डाला जाएगा, इधर से, इधर या इसका क्या है, इधर या इधर इसका क्या है, तो बाईं तरफ है। क्या है दोस्तों, बाईं तरफ। प्रकाश किरणें हर स्थिति में किधर से डालेंगे, तो बाईं तरफ से डालेंगे। अब देखिए मेरी बात को, यहाँ पर देखिए इसका तल क्या है, उठा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए कैसे याद करेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, आपको अपने दिमाग में बैठाना है। और दिमाग में बैठाने के लिए मैं एक आपको बात ही बता सकता हूँ कैसे आप इसको ध्यान से याद करा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका तल क्या है दोस्तों, उठा हुआ है। तल यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना उठा हुआ है। तो जब उठा हुआ तल है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, उत्तल। तो ये कौन सा दर्पण हुआ दोस्तों, बताइए, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण। और जब उत्तल दर्पण हुआ तो अब देखिए एक तल यहाँ है और एक तल यहाँ है, और यहाँ से अपने अंदर की तरफ ही गया है, ये भी अपने इतना अंदर की तरफ गया है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण। इसको उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए आपको यहीं पे मैं बता दूं उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है। लिखने में थोड़ा दिक्कत है, आपको तुरंत यही बातें बता रहे हैं। जो आपका अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। दोस्तों क्या होता है, उभरे हुए तल से। आप बताइए, देखिए इसका तल उभरा हुआ नहीं है, उठा हुआ है कि नहीं है। देखिए यहाँ से देखो यार, यहाँ आकर इसका केंद्र है और यहाँ से इतना उभरा हुआ है, इधर से प्रकाश किरणें डालेंगे और यहाँ पे देखिए उभरा हुआ है कि नहीं। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, और वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण, ठीक ना। तो आप लोग देख चुके होंगे उत्तल दर्पण और यहीं पे आप लोग देख लिए होंगे अवतल दर्पण। इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, ठीक ना। आप ठीक ना, आशा है इतना धीरे धीरे चल रहे हैं तो इतने धीरे धीरे चीज़ में आपको दिक्कत तो नहीं होगा, और कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स है, ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। और इसके बाद ठीक है, फिर भी आगे जो भी कुछ आपको और भी फैसिलिटी होंगी फैसिलिटी देने का प्रयास जरूर किया जाएगा, ठीक ना। आगे आप देखेंगे अब दर्पण के कुछ भाग होते हैं और इसको आप लोग देखेंगे। दर्पण के भाग दोस्तों अगर आप सीख गए ना तो आप प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीख जाएंगे। और विश्वास करिए
मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक ना। अगर आपको दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम वाला सारे जो भी पॉइंट होंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, ठीक ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तब, ठीक ना। बस मैं आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ध्यान से देखने का, और नहीं तो नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। बस इतना तो आप इसे कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक ना। आगे देखिएगा, सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दर्पण के कुछ भाग होते हैं, गोली दर्पण के कुछ भाग होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि गोली दर्पण के कुछ भाग हैं, जो कि आपके बुक के अनुसार है। गोली दर्पण के कुछ भाग, तो गोली दर्पण के कुछ भाग क्या होते हैं। सबसे पहला जो भाग होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको पहला वाला पॉइंट है मेरा वक्रता केंद्र। क्या है दोस्तों, वक्रता केंद्र मेरा पहला भाग है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसके केंद्र को दोस्तों वक्रता केंद्र कहते हैं। आप कैसे देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। गोली दर्पण दोस्तों देखिए, आपको बता दूं, अगर आपको नहीं आ रहा है कि कौन उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले आप दर्पण कई बार बनाइए, ठीक है। बनाते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ऐसा दर्पण बनाया और यहाँ पे वो दर्पण ऐसा बनाया, समझिए बात को। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा बताइए, अवतल दर्पण होगा कि नहीं होगा। लिख नहीं रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि आपको दिक्कत होगा लिखेंगे तो, ठीक ना। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वह यह दर्पण के उस गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक ना, उसी के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। जिस जो यह दर्पण होता है ना, वक्रता केंद्र, दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र दर्पण के उस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। बताइए, इसको अब किसी से काटे हैं ना, इसको आप आगे इसको बढ़ाइए कि कैसा गोल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा। बताइए, इसको ऐसे रहा होगा, इसका केंद्र रहा होगा, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको भी देख लीजिए, इसको थोड़ा दूर है, इसको पास में लाते हैं, देखिए, और इसको भी आगे आप इसे डाट रेखाओं से बढ़ाइए। कोई नहीं, कबो ये ऐसा गोला रहा होगा और इसको आपने काट कर दर्पण बना लिया, तो इसका गोला रहा होगा, तो इसका केंद्र यहाँ पे रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो उस गोले के केंद्र को कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि वह दर्पण का कटा हुआ भाग होता है। तो पूरे भाग को जब डाट रेखाओं में आगे बढ़ाइएगा तो इसका केंद्र, इसका क्या बोला जाएगा दोस्तों, वक्रता केंद्र बोला जाएगा। और जिसको दर्शाते हैं किससे, सी से। तो वक्रता केंद्र किससे दर्शाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे और जानेंगे, ठीक ना। तो आगे देखिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगला मेरा दूसरा का पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे देखिएगा, वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ये भी बात को ध्यान दीजिए। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण का एक भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। दर्पण का जो एक भाग होता है उसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है, F = R/2। जब आएगा तो वहाँ पे बताऊंगा, यहीं पे आप पर रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा, यह जो दर्पण है, यहाँ पे दर्पण में आप लोग देखिएगा यहीं पे होगा क्या, R, ठीक ना। तो R यहाँ पे होगा इधर, और इधर भी R यहाँ पे होगा, ठीक ना। आप देखेंगे जो प्रतिबिंब बनने वाली स्थिति आएगी उसमें कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखते जाइए, ठीक है, इसमें जो भी कुछ है वक्रता केंद्र क्या होगा। फिर आगे देखिएगा ध्रुव, अगला 3 नंबर की बिंदु है जिसको बोलते हैं ध्रुव। इंग्लिश में इसको दोस्तों बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है, पोल। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो लेंदी होगा, ठीक ना। और लेंदी होगा तो आपको समझने में, देखने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ठीक ना। तो आप इसको आप देखते रहिए बढ़िया से। सबसे पहले देखते हैं ध्रुव, और ध्रुव को बोलते हैं दोस्तों पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और इसको दर्शाते हैं किससे, पी से। सबसे पहले बताया वक्रता केंद्र को सी से, इसके बाद मैंने बताया वक्रता त्रिज्या को आर से, और इसके बाद ध्रुव को पी से, ठीक ना। इसको आप ध्यान देते चलिए, ठीक है। तो ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, दर्पण एक ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है। इधर से कला इसमें होता है, इधर से कला इसमें होता, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल यही तो है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी ही तो परावर्तक तल कही जाएगी। आप बताइए, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यही तो मध्य बिंदु है, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, ध्रुव बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, ध्रुव।
तो ध्रुव आप समझ गए होंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाया जाता है? पी से। अब आगे देखेंगे दर्पण का द्वारक, ठीक ना। आपको प्रत्येक को मैं आसानी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिएगा दर्पण का द्वारक, द्वारक देखेंगे। द्वारक का मतलब क्या होता है भाई? द्वार, मतलब अब इसको ध्यान से देखिए। द्वार तो वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखने पर उसका परावर्तन हो जाता हो, वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखने पर उसका परावर्तन हो जाता हो, उसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। जैसे कि मान लीजिए एक दर्पण ऐसा रहा, एक दर्पण ऐसा रहा ना, आप लोग देखते देखते ही आए, ठीक ना। तो आप बताइए, थोड़ा अनुभव करिए, ये कौन सा दर्पण है? इसमें देखिए परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा भाई? अवतल दर्पण होगा। इसमें देखिए परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा भाई? उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो इससे इस बातों को थोड़ा मोड़ा देखते चलिए, जो आपको कंफ्यूज ना हो, थोड़ा भी दिक्कत आपको ना हो, ठीक ना। आगे देखिए दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक का मतलब द्वार, तो वह बिंदु जहां पर रखे किसी भी वस्तु का परावर्तन हो जाता है, उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आप बताइए, यहाँ रखेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो इसका परावर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका द्वारक यहाँ से तो यहाँ ले है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से नहीं यहाँ ले है। इसको दर्शाते M1 से हैं, इसको दर्शाते M2 से हैं, इसको दर्शाते M1 से हैं, इसको दर्शाते M2 से हैं। तो M1 व M2 के बीच की दूरी ही दर्पण के द्वारक कही जाती है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखने पर उसका परावर्तन हो जाता हो, उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक ना। तो M1 व M2 के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोला जाता है? दर्पण का द्वारक, ठीक ना। आगे आप पॉइंट देखिएगा। आगे मेरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष, ठीक ना। मुख्य अक्ष क्या होती है, सबको आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी आपको परेशानी नहीं होगा। वही बात फिर बोल रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और यहाँ पर देखिएगा, मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष, ठीक ना। मुख्य अक्ष क्या होता है? अक्ष तो आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने त्रिकोणमिति में अक्ष के बारे में कुछ पढ़ा ही है, ठीक ना। मुख्य अक्ष क्या होता है? सबसे पहले आप देखिएगा, एक मैं दर्पण बना ले रहा हूँ, ये दर्पण है, यहाँ से इसको कलई कर दिया। कलई करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखें, इसको क्या बोलेंगे? M1, क्या बोला जाएगा? M1। ये इसको क्या बोला जाएगा? M2। और दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे आपका इसका जो सेंटर होगा इसको बोलते हैं C, और इसके जो त्रिज्या होगी इसको क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। अब देखिएगा, सबको आप लोग ऐसे मिला दो तो आप लोग देखिएगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि C और P, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? C और P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। C और P को मिलाने वाली रेखा को, C और P को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। C और P को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अर्थात दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मिलाइए इसको, देखिए, और आप जो देख रहे हैं रेखा ना, जो इसी मिलाई जा रही है, यही क्या है दोस्तों? यही है आपका मुख्य अक्ष। यही क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है दोस्तों? वक्रता केंद्र है, ठीक ना। ये क्या है? आपका वक्रता त्रिज्या है। क्या है दोस्तों? बताइए, वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है? आपका ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दोस्तों, ये क्या है आपका? ये जो है आपका क्या है? द्वारक है। क्या है? द्वारक है। बोलिए, अब आपको कुछ दिक्कत हो तो यहाँ तक की दूरी में आप बताइए, कुछ दिक्कत हो तो, ठीक ना। आपको इसमें इतना पॉइंट को मुझे बताना था। गोली दर्पण के कुछ बिंदु हैं जो आप लोगों ने इसको आसानी पूर्वक देखा और जाना, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अगर दिक्कत हो तो आप इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में दिखाएं, आपको फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। और अगला पॉइंट अब दोस्तों मेरा है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक ना। इसको मिटा दूँ, क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा, जानिएगा, परखिएगा, और आशा करते हैं कि कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और साथ में मैं बता रहा हूँ कि जो क्लास सॉल्यूशन भाई अभिषेक सर का यह ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल है, यूट्यूब पोर्टल आपको सारे पार्ट के वीडियो को प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक ना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और साथ में मैं जब बाद में आप लोगों को मैथ से भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, जो क्लास 12th हो, 11th हो, 10th हो और 9th हो, ठीक ना। 9th से नीचे आने पर थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना। 9th से नीचे आने पर भी बात चल रही है, काम चल रहा है, और नीचे के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा, उसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। आगे अब देखेंगे, अगला मेरा पॉइंट है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक ना, ठीक ना। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे थोड़ा बात आपको बता दूं जो आपको नहीं बता पाया, फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, ठीक ना।
तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी ही, ठीक ना, जहाँ जो आप दर्पण का ध्रुव देखते थे ना, दर्पण का ध्रुव है और यहाँ से फोकस तक की दूरी, ठीक ना, फोकस तक की दूरी ही दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ये पॉइंट तो आपको ज़्यादा ध्यान देना ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि आपको दिया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इसको उल्टा लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशनशिप क्या होता है जो इसके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है? आप बताइएगा। फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? एफ से। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। आप तो जिंदगी में कक्षा 10 में ही पढ़ चुके होंगे, क्लास 10th जब आप पढ़े होंगे तो वहीं पे आप पढ़ चुके होंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा तो गलती नहीं किया, ठीक ना, लेकिन आज आप नहीं बात को पढ़ पा रहे हैं तो आज आप गलती करेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक ना। फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F = R/2 जो ये सूत्र होता है वह फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को, रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक ना। तो आपको मैंने क्या बताया? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी और ये रहा आपका वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का मैंने आधा कर दिया तो ये हो गया फोकस के बराबर। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप लोग देखेंगे, समझेंगे। आगे आपका पॉइंट अब बनना है दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैं अपने मन से आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, जब तभी आप लोग कर पाइएगा कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तो मैं वीडियो का देखा नहीं कितना लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक ना। जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, तो किस नियम में पढ़ेंगे दोस्तों? इसको दर्पण में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब आपको देखिएगा 3 क्या क्या होते हैं। देखिएगा मैं दर्पण ही बना रहा, अवतल दर्पण इधर मैं बता रहा हूँ उत्तल दर्पण, दोनों का मैं दर्पणों का बात बताता चलूँगा। 3 पॉइंट मिलेगा और तीनों को आप देखिएगा, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में आप यहाँ पर देखिए, इसको M1 होगा दोस्तों, सबको लिखते चला रहा हूँ। इसको P होगा, यहीं पे कहीं आपका F होगा, यहीं पे कहीं आपका C होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कुछ भी दिक्कत होगा तुरंत ही आप कहिएगा, ठीक ना। कहिएगा, कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पे वर्चुअल तरीका से हूँ ना, ठीक ना। तो आप कह तो नहीं सकते, लाइव होता तो आप बताते उस बात को, मैं उस बात को देखता। लाइव वो भी समय आएगा, लेकिन आप सबसे पहले कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक ना। नहीं समझ में आया तो, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, दोस्तों यही मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती हैं, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती हैं। और यही उत्तल दर्पण में भी बनाइए M1, यहाँ पे होगा दोस्तों M2। अब आप कहेगा कि इसमें F और C किधर होगा? इधर होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो देखिएगा इसका केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? इधर होगा ना। और इसका जब F, तब इसको F इधर होगा, P यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें प्रत्येक में प्रकाश किरणें बाईं तरफ से डालेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इसमें तो निकलती है, इसमें क्या होती है? निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब दोस्तों समझिए, इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और इसमें क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझिए, आपको बता दे रहे हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर दर्पण के इधर बनेगा तो उसको आप लोग बोलिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा। और उसका किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनेगा तो इसको बोलिएगा आप लोग आभासी प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा, ठीक ना। पहला वाला केस तो हो गया, दूसरा वाला को देखते हैं। दूसरा वाला कह रहा है अवतल दर्पण में, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं दर्पण को यहाँ पे मैं कलाई तो नहीं करा रहा, जल्दीबाजी में चल रहा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M1 हो गया, यहाँ पे M2 हो गया, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे आपका F हो गया और यहाँ पे C हुआ, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा। अवतल दर्पण में जब हम प्रकाश किरणें को फोकस से गुजारते हैं, यहाँ से फोकस से जाएगा प्रकाश किरणें, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष का समांतर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम होगा, यहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका कहीं C होगा, यहीं पे कहीं F होगा, यहाँ पे P है दोस्तों, यहाँ पे M1 है और यहाँ पे M2 है। देखिएगा, जब हम प्रकाश किरणों को फोकस से होकर गुजारेंगे तो देखिएगा, इधर देखिए, फोकस से होकर गुजारेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। डॉट डॉट रेखाओं से दर्शाते हैं। सबसे पहले ध्यान से आप इस चीज़ को देखते रहिए
इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों आभासी बनेगा, इस बात को समझते रहिए, ठीक ना। दर्पण के उस तरफ जब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देखिएगा जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर डालते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए फोकस से डाले, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ठीक ना। और आशा है कि यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक ना। फिर इसके बाद अब मान लीजिए यहीं पे मैं तीसरा का भी पॉइंट बना रहा और यहाँ पर इसका मैं यहाँ पे बना दे रहा, इधर बना दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीसरा का पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण में जब हम प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से डालते हैं, तो वे वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। जिसे वक्रता केंद्र से डालेंगे वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। इसको मिटा रहे हैं। मिटाने के पहले आपको समझा दें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती हैं। और इसके बाद इसमें भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं शब्द बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस से जब हम प्रकाश किरणों को डालते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में जब हम प्रकाश किरणें फोकस से डालते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक ना। ये बात को भी आप ध्यान देना है। आगे आप बता दूं, आगे मेरा यही पॉइंट है कि जब हम किसी भी प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से डालते हैं तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटती हैं या लौटती हुई प्रतीत होती हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए, इस बात को भी देख लीजिए, ठीक ना। एक आपका मैंने अवतल दर्पण बना दिया, देखिए, और एक मैंने यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण बना दिया। और यहाँ पे दोस्तों हो गया M1, यहाँ पे हो गया M2, यहाँ पे हो गया आपका F और यहाँ पे हो गया C। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो गया M1, यहाँ पे हो गया M2, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C। देखिएगा मैं यही कह रहा हूँ कि वक्रता केंद्र का मतलब दोस्तों C, ठीक ना। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती हैं। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक ना। तो इस बात को देखिएगा, जो आपको 3 गो नियम बनने का बताए ना, 3 गो नियम क्या बताया, सुनिए फिर से। मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर निकलेगा, ठीक ना। और फोकस से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, बस उल्टा तो बोलना है। मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर निकलेगा और फोकस से होकर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और वक्रता केंद्र से जब हम प्रकाश किरणों को डालेंगे तो परावर्तन के बाद वो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ही लौटेगी, वक्रता केंद्र से ही निकलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक ना। तो आप लोगों ने इसको देखा, इसको समझा और आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो पुनः एक बार वीडियो को और रिट्वीट करके आप लोग देखिए और रिपीट करिए। और आगे जो भी पॉइंट है दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मैं आगे आपको वीडियो में लेकर आ जा रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर का या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और तब तक के लिए धन्यवाद।